everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6th history 5th chapter Kingdoms, Kings and an Early Republic. तो हमने देखा चैप्टर में जो पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर की कि किस तरीके से जो अर्लीस्ट किंग थे वो बनाए गए, देन उन्होंने सैक्रिफाइसेस करके यज्ञ करके अपने जो किंगडम है उसको एक्सटेंड किया, बढ़ाया, कुछ जनपद बने, फिर कुछ स्पेशल जो जनपद थे जो ज़्यादा पावरफुल थे उनको महाजनपद कहा जाने लगा. बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ऑफ दिस चैप्टर वी विल कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी वर ऑन पेज नंबर 51. अब हम बात करेंगे टैक्सेस की. एज द रूलर्स ऑफ महाजनपद्स वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज. हमने देखा कि जो महाजनपद के किंग्स थे वो बहुत काम कर रहे थे, ह्यूज फोर्ट्स भी बना रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, अपने राज्य के चारों तरफ दीवारें बना रहे थे, बड़ी आर्मी भी उनको मेंटेन करनी थी अपनी प्रोटेक्शन के लिए. दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली इसके लिए और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिएंगे. एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, और कुछ ऑफिशियल्स भी चाहिएंगे जो कि इनको कलेक्ट करके लाए लोगों के पास से. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल, पहले राजा का काम चलता था कि जो गिफ्ट्स लोग लेके आते थे उनसे, लेकिन अब इसके बजाय एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ जनपद दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. उन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया लोगों से. टैक्स देखिए कैसा था टैक्स सिस्टम. टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. फसलों के ऊपर टैक्स लेना सबसे ज़रूरी था. दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो किसान थे. यूजुअली ज़्यादातर द टैक्स वॉज फिक्सड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस्ड. जो भी आपने प्रोड्यूस किया, आपकी फसल हुई है, उसको 6 पार्ट में डिवाइड करके एक जो पार्ट है आपको वो किंग को देना पड़ेगा, क्योंकि किंग्स को आर्मी मेंटेन करनी है, उनको खिलाना भी है. कोई वहाँ पे जो फार्मिंग नहीं कर रहा है, जो उसके फोर्ट के अंदर लोग रह रहे हैं, राजा को भी चाहिए इतना सारे जो लोग हैं उसके, उनको जो उसको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं. तो जो भी वहाँ पर फार्मर्स थे 1/6 जो प्रोड्यूस हुई है, उनकी प्रोडक्शन हुई है, वो आपको किंग को देनी है. दिस वॉज नोन एज दिस भाग वॉज नोन एज भाग. जैसे शेयर होता है ना हिंदी में, 1/6 भाग आपको देना है उनको. देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल. क्राफ्ट पर्सन जो थे, क्राफ्टिंग का काम करते थे, उन पर भी टैक्स लगते थे. सिलाई, बुनाई, कढ़ाई या फिर पॉटरी बनाते थे. दीज कुड हैव बीन इन फॉर्म ऑफ लेबर. ये लेबर की फॉर्म में था. आपको ये नहीं कि आपने अगर पॉटरी बनाए, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए तो आपको राजा को देना पड़ेगा. नहीं, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अ वीवर और अ स्मिथ, कोई वीव करने वाला है, बुनकर है, या फिर कोई स्मिथ है, लोहार है, may have to work for a day every month for the king. उनको आपको एक महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ेगा, उनके यहाँ के सामान बनाने पड़ेंगे. हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस. हर्डर्स जो थे, जो एनिमल्स रखते थे, हर्ड को रखते थे, उनको भी टैक्स देना होता था. आपको कुछ एनिमल प्रोड्यूस है, मान लीजिए आप भेड़ रख रहे हैं, शीप है, तो आपको वुल देनी है. अगर आपके पास कोई ऐसा एनिमल है जो मिल्क देता है तो दूध देना है आपको, या फिर एनिमल्स भी कई बार ले लिए जाते थे उनसे, तो उनको इस फॉर्म में टैक्स देना होता था. देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड. व्यापारी भी टैक्स देते थे उन गुड्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर. गुड्स मतलब चीज़ें जो बेची या खरीदी जाती थी. एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा. और जो हंटर गैदरर्स थे उनको भी जो उसने इकट्ठा किया या फिर जो शिकार किया उसका कुछ पार्ट राजा को देना होता था. तो ऐसे मतलब सभी से कुछ ना कुछ लेके किंग जो है टैक्स कलेक्ट किया करते थे, सभी जितने भी लोग रहते हैं उसके किंगडम में, और इसी से उनका काम चलता था. चेंजेस इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए. देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. इस टाइम के अराउंड 2 मेन चेंजेस आए. वन वॉज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉशेयर. सबसे पहला जो चेंज था, जो प्लॉशेयर्स थे जो कि खुदाई के लिए कुछ यूज़ किए जाते थे, जैसे कि हल या फिर फावड़ा, वो अब किसके होने लगे, लोहे के होने लगे. पहले हमने देखा कि वो लकड़ियाँ पत्थर से बने होते थे, पीछे लकड़ी अटैच होती थी. दिस मीन्ड दैट हैवी, मतलब कि वो थोड़े से भारी हो गए क्योंकि लोहे के बने हैं. क्ले सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर. जो मिट्टी थी उसको आप आसानी से टर्न ओवर कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं, देन विद अ वुडन प्लॉशर. पहले जो होते थे वुडन के होते थे, लकड़ी से थोड़ा सा मुश्किल होता था, लोहे से ऑब्वियसली आसान हो गया काम. सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, इसलिए ज़्यादा जो अनाज है वो प्रोड्यूस हो सकता था. तो सबसे पहले लोहे के प्लॉशेयर्स होने लगे, ये चेंजेस आया. दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड.
पहले क्या होता था कि आप बीज को बिखेर देते थे अपने खेत में, जिससे कि प्लांट जो है स्प्राउट होते थे। अब क्या होने लगा, पहले सैपलिंग्स उगाए जाते थे, एक जगह पे आपने बहुत सारे बीज रखे, वहाँ पे पौधे उग गए, उसके बाद उनको वहाँ से हटा के आपने जो है अपने फील्ड में प्लांट कर लिया। जैसे कि अगर आपने देखा हो जो धान है, राइस ऐसे ही ग्रो किया जाता है। ओके, दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन बढ़ी। एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव, क्योंकि पहले जब बीज बोते थे बहुत सारे उगते नहीं थे, है ना, फिर बाद में आप थोड़ी थोड़ी जगह में जाकर तो उगाएंगे नहीं, तो इससे प्रोडक्शन जो है आपकी वो काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि अब ज़्यादा प्लांट्स आपके सर्वाइव करने लगे। हाउएवर, जबकि इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, ये बहुत ही मेहनत का काम था। पहले आप बीज को एक जगह उगाइए, छोटे छोटे पौधे लीजिए, फिर उनको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे लगाइए खेतों में, बहुत मेहनत का काम था। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, जनरली जो स्लेव्स होते थे, दास जो होते थे, मैन एंड वुमेन, दास और दासी जिनको कहा जाता था, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे कोई श्रमिक होते थे, काम करने वाले होते थे, वो इस काम को किया करते थे। ओके, फार्मर्स खुद नहीं करते थे। अ क्लोजर लुक, अब हम थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे मगध को। जैसा मैंने बताया कि मगध और 2-3 जो हमारे इंपॉर्टेंट महाजनपद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मगध का बहुत बार जिक्र आएगा। तो मगध कैसे शुरू हुआ देख लेते हैं। फाइंड मगध ऑन मैप 4, मगध ढूंढते हैं पहले मैप 4 पे, यहाँ पे दिखा भी दिया गया होगा, ये देखिए, ये है मगध। अभी फिलहाल आई थिंक ये बिहार में स्थित होगा। सो यहां पर क्या हो रहा था, ओके, मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 200 साल में मगध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक महाजनपद बन गया। रीजन क्या था, मैनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगध, जो रिवर्स थी वो गंगा और सोन इस मगध से होके जाती थी। रिवर से बहुत फर्क पड़ता है किसी भी कहीं भी कितना पावरफुल है, क्योंकि नदी अगर होगी तो लोग ज़्यादा बसेंगे आपके यहाँ पे, फसल अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा। ओके, तो 2 मेन नदियाँ थी यहाँ पर। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता था पानी के थ्रू। वाटर सप्लाई आसानी से हो जाती थी घरों में, खेतों में। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और ऑब्वियसली लैंड की फर्टिलिटी, उपजाऊ शक्ति तो बढ़ती थी, मतलब फसल यहाँ पे अच्छी होती थी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, कुछ पार्ट जो थे मगध के उनमें जंगल थे। एलिफेंट्स विच लिव्स इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, जो एलिफेंट्स थे उन जंगलों में उनको कैप्चर किया जाता था और आर्मी में ट्रेन किया जाता था। मतलब आर्मी भी बहुत अच्छी थी, तो पावरफुल भी है, अच्छी पैदावार हो रही है, लोग रिच भी है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो होगा ही। तो ये मगध जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट महाजनपद था उस टाइम का। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, जंगल भी अगर है तो उससे आपको लकड़ी भी मिलेगी जिससे घर बनेंगे, कार्ट्स बनेंगे, चैरियट्स, रथ बनेंगे, सवारी जो है आपको ले जाने के लिए युद्ध में या फिर वैसे भी। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वर आयरन ओर माइंस इन दिस रीजन, इस रीजन में जो लोहा है, आयरन ओर जो है उसके वो भी थे, उनकी भी खदानें भी थी। दैट कुड बी टेप टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, जिससे कि आप अच्छे टूल्स और वेपन्स बना सकते हैं, हथियार बना सकते हैं, औजार बना सकते थे। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, और मगध के 2 बहुत पावरफुल रूलर्स भी रहे हैं। एक था बिंबसार, एक थे बिंबसार, और एक थे अजातशत्रु, अजातशत्रु, वैसे हिंदी में अजातशत्रु ही कहा जाता है इन्हें। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद्स, उन्होंने सारे तरीके जो है हर संभव कोशिश की आप आसपास के जो छोटे छोटे जनपद थे उनको जीतने की। महापदम नंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, एक और इंपॉर्टेंट रूलर थे इसी के आसपास जिनका नाम था महापदम नंदा। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने अपना जो वो है कंट्रोल वो नॉर्थ वेस्ट तक जो है एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया। राजगृह, जिसे कि आज के टाइम में राजगीर कहा जाता है, इन बिहार वॉज कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स, राजगीर जो थी वो मगध की कैपिटल रही है कुछ साल तक। तो मगध के 3 इंपॉर्टेंट अगर आपसे राजा पूछे जाएंगे, बिंबसार एंड अजातशत्रु शुरू में, और बाद में महापदम नंदा। ओके, लेटर द कैपिटल वो शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, बाद में जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई, जो कि जिसे आजकल पटना कहा जाता है। मोर देन 2300 ईयर्स अगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मेसिडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर, लगभग 2300 साल पहले की बात है। एक रूलर था, एक राजा था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, आपने सुना भी होगा, जो कि मेसिडोनिया के यूरोप में रहता था और वो दुनिया को जीतना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिडंट कंकर द वर्ल्ड, ऑब्वियसली पूरी दुनिया को तो उसने नहीं जीता,
बट डिड कॉन्कर पार्ट्स ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, लेकिन उसने इजिप्ट मिस्र के कुछ पार्ट जीत लिए और वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट जीत लिए, एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया, रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ ब्यास, ब्यास जो रिवर है पंजाब के पास, वहां तक वो पहुंच गया। When he wanted to march further eastward, जब वो और वहां से आगे आने की कोशिश करने लगा, his soldiers refused, उसके सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने मना कर दिया। they were scared, क्योंकि वो डरे हुए थे, as they had heard that, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना था कि रूलर्स ऑफ इंडिया हैज़ वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, इंडिया के जो रूलर्स हैं उनके पास फुट सोल्जर्स, जो पैरों से चल के लड़ाई करते हैं, ऐसे सोल्जर्स, उनका चैरियट्स, रथ पे चलने वाले और एलिफेंट्स पे चलने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पास ऐसे बड़ी आर्मीज़ हैं इंडिया के रूलर्स के पास। तो अलेक्जेंडर की आर्मी ने आगे आने से मना कर दिया था। इतना खौफ था मगध का कि इतने सारे उसको वो जीत के आया अलेक्जेंडर, लेकिन आगे नहीं आ पाया। दूसरे उसको देखते हैं वाजी को। वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, वाजी विद इट्स कैपिटल वैशाली वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गण और संघ। वाजी, ये देखिए कितना पास है, ये मगध है, पाटलिपुत्र पहले राजगृह, इसकी कैपिटल थी राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र बनी, इसके बिल्कुल ऊपर है वाजी, ये बहुत पास में है, कैपिटल वैशाली, ये भी बिहार में ही है। तो मगध तो बहुत पावरफुल किंगडम था ही, लेकिन वाजी भी एक पास में जगह थी जिसकी कैपिटल थी वैशाली, जो कि एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहाँ पर, जिसको गण या फिर संघ कहा जाता था। इसमें क्या होता था, इन गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। गण में, संघ में, अगर आपके यहाँ पे गण है तो आपका एक रूलर नहीं होगा, एक कोई राजा नहीं होगा, बहुत सारे रूलर्स होते थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ देम रूल टुगेदर, कई बार कई हजारों लोग भी साथ में मिलके जो है रूल करते थे। ईच वन वॉज नोन एज राजा, और हर एक को राजा ही कहा जाता था, मतलब कई सौ लोग एक साथ राज करते थे, कोई एक राजा नहीं था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, सभी राजा एक साथ मिलकर रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, यज्ञ करते थे। दे ऑल्सो मीट इन असेंबलीज, जहाँ पे असेंबली होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ पे मिलते थे। एंड डिसाइड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और डिसाइड करते थे कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट्स, डिस्कशन होता था, आपस में डिबेट होती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, अगर उनके ऊपर कोई शत्रु अटैक कर रहा है, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, सभी राजा मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये जो समस्या है, थ्रेट जो है, इससे कैसे निपटा जाए। हाउएवर, जबकि वुमेन दास एंड कम्मकार्स कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज, लेकिन वुमेन, अभी भी स्त्रियों को, दास को और कम्माकर्स जो थे यहाँ के, ये भी कोई कास्ट ही होगी जिसको ये इतना अपर नहीं समझते होंगे, इनको उस असेंबली में पार्टिसिपेट करने की को अलाउ नहीं किया जाता था। बोथ द बुद्ध एंड महावीर, दोनों बुद्ध और महावीर, बिलोंग टू गण और संघ, बुद्ध और महावीर दोनों गण या संघ से बिलोंग करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक, और संघ में लाइफ कैसी थी, बाकी किंगडम्स में अलग थी, राज्यों में, संघ में अलग हुआ करती थी लोगों की जिंदगी, वहां पर जिंदगी कैसी थी वो पता लगता है। कहीं जो बुद्ध की जो बुक लिखी गई है बुद्धिज्म की, उनमें हमें पता लगता है कि संघ या गण में जिंदगी किस तरीके से अलग थी। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम भी आप याद रखेंगे, बुद्ध एंड महावीर, जो हैं जिन्होंने दो मेन हमारे धर्म, बुद्धिस्ट एंड जो जैनिज्म जो है, वो महावीर जी ने शुरू किया था। ओके, चलिए आगे आते हैं। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वाजीज फ्रॉम द दिग निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट की बुक है जिसका नाम है दिग निकाय। उसमें एक संघ का वर्णन किया गया है, वाजी संघ का, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा। ये एक बहुत फेमस बुक है दिग निकाय, जिसमें कुछ स्पीचेस भी हैं, बुद्धा ने जो चीज़ें कही हैं उनकी। दीज वर रिटन अबाउट 2300 ईयर्स अगो। तो उसमें एक देखिए जिक्र किया गया है वाजी का, अजात शत्रु एंड वाजीज। अजात शत्रु हमने देखा पास ही मगध के राजा थे। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक वाजीज, अजात शत्रु जो थे वो वाजी पर आक्रमण करना चाहते थे। आपने देखा कि अजात शत्रु ने और इनके बाद जो किंग्स हुए मगध के, उन्होंने आसपास के बहुत जनपद को अपने इसमें मिला लिया था और ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट तक ये पहुंच गए थे, नॉर्थ वेस्ट तक। ही सेंड हिज मिनिस्टर नेम्ड वस्साकर टू बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। भले ही बुद्ध जो थे वो वहाँ के थे, वाजी के थे, लेकिन आप जानते हैं कि मगध में बुद्ध जो धर्म है, बुद्धिज्म को माना जाता था। इनफैक्ट कुछ हम राजा आगे पढ़ेंगे, अशोक वगैरह, उन्होंने बहुत फैलाया भी बुद्धिस्ट जो है धर्म को, बुद्धिज्म को।
तो अजातशत्रु ने अपने एक मिनिस्टर को भेजा, अपने एक मंत्री को भेजा जिनका नाम था वसाकर, बुद्ध के पास उनकी एडवाइस लेने के लिए इस मैटर में। द बुद्ध आस्क्ड वेदर द वाजीज मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। बुद्ध ने पूछा वसाकर से कि ये बताओ पहले, वाजी जो गणराज्य है, क्या वहाँ के लोग असेंबली में मिलते हैं आपस में, वहाँ पर सभाएं होती हैं, लोग मिलते हैं। When he heard that they did, तो वसाकर ने बताया कि हाँ, वाजी जो गणराज्य है, वहाँ के लोग सभी जो राजा है मिलते हैं, मिलकर काम करते हैं। He replied that वाजी would continue to prosper as long as, उन्होंने कहा कि वाजी तब तक प्रॉस्पर करता रहेगा, तब तक आगे बढ़ता रहेगा, उन्नति करता रहेगा, जब तक कि वो ऐसी सभाएं बुलाते रहेंगे, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। They met and acted together, मिलेंगे, साथ में काम करेंगे। They followed established rule को फॉलो करेंगे। Respect, supported and listen to elders, बड़ों का कहना मानेंगे, उनकी सुनेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। वाजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, वाजी वुमेन को फोर्सफुली या कैप्चर करके नहीं रखेंगे। नेक्स्ट इज चैत्य, लोकल एक श्राइन था, वर मेंटेन इन बोथ टाउन एंड विलेजेस, शहर और गांव में चैत्य का जो है वो रख रखाव किया जाएगा। वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड, जो कुछ सेंट्स हैं, वहाँ के संत जो है अलग अलग बिलीफ को जो मानते हैं, सभी के अलग अपने विचार है, उनका सम्मान करेंगे। एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, और उनको आसानी से आने या जाने देंगे कंट्री में। मतलब कि वाजी में देख लो, अगर वाजी में ये सारे काम हो रहे हैं, जब तक वाजी ये करता रहेगा तब तक उनको आप नहीं जीत सकते, ऐसा बुद्ध ने उनसे कहा, जो कि मगध से आए थे वसाकर। तो अगर वाजी में ये सब होता है, वहाँ के बड़े लोगों की सुनते हैं, वो मिलते हैं, साथ बैठ के काम करते हैं, है ना, संतों की सुनते हैं, फ्रीली आने जाने, अगर ये वहाँ पर होता है तो फिर अटैक करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये होता रहेगा वो प्रॉस्पर करता रहेगा, और जिस दिन ये होना बंद होगा फिर आप उसको आसानी से जीत सकते हैं। ओके, राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द संघ, जो पावरफुल किंगडम के बड़े राज्यों के जो राजा थे उन्होंने बहुत बार कोशिश की संघ को, जो संघ भी थे और राज्य भी थे, संघ में सभी लोग मिलके रूल करते थे, जो राज्य थे वहां पर एक ही राजा होता था किंगडम्स में, तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की संघ को जीतने की। नेवरदलेस, इसके बावजूद दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, उसके बाद भी ये 1500 ईयर्स अगो तक, 1500 साल पहले तक जो है लास्ट किया इन्होंने, इतनी जल्दी संघ खत्म नहीं हुए। व्हेन द लास्ट of the Gan or Sangh were conquered by the गुप्त रूलर about whom you will read in chapter 10, आखिरी जो गण या संघ था वो गुप्त रूलर ने, एक गुप्त वंश के राजा थे, उन्होंने उसको जीता था। इनके बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे भी, गुप्त रूलर्स के बारे में। तो उन्होंने आखिरी संघ जीता था 1500 साल पहले, और कारण क्यों थे, क्यों इन संघ को इतनी आसानी से कोई नहीं जीत पाता था, वही कारण थे जो कि बताए थे किन्होंने, महात्मा बुद्ध ने, कि वहाँ पर जो ये चीज़ें जब तक होती रहेगी तब तक संघ प्रॉस्पर करते रहेंगे। ओके, ये तो हमने देखा इंडिया में क्या हो रहा था। अब हम बात, राजा बन रहे थे, बड़े बड़े महाजनपद बन रहे थे, जनपद बन रहे थे, कहीं पर संघ थे। ओके, अब हम देखते हैं एल्सवेयर, बाकी जगह पे क्या हो रहा था। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस, ये देखिए ग्रीस और एथेंस, वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखेंगे, ये वर्ल्ड का मैप है, ये रहा ग्रीस, ओके, और यहीं पर नीचे है एथेंस। तो ये है ग्रीस और एथेंस में देखते हैं कि क्या हो रहा था। इंडिया से काफ़ी दूर है, ये देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, इन सबको पार करके तब आप ग्रीस पहुंचेंगे। खैर, अराउंड 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले, द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक गवर्नमेंट की फॉर्म निकाली, विच वॉज कॉल्ड डेमोक्रेसी, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। इसको डेमोक्रेसी कहा गया, जो आज भी है, जो लगभग 200 साल तक चली। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 साल से बड़े जितने भी लोग थे वर ऑर्गेनाइज्ड एज फुल सिटीजन, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था एज फुल सिटीजन, जो कि अभी 18 साल है इंडिया में। देयर वॉज एन असेंबली दैट मीट एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर, और ये जो असेंबली है लोगों की, ये 40 बार लगभग एक साल में मिलती थी, ताकि इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिसीजन ले सके। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दीज मीटिंग, सभी जो सिटीजन्स थे इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट्स फॉर मेनी पोजिशंस वर मेड थ्रू लॉटरी, और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, कौन हेड होगा, ये सभी लॉटरी के थ्रू निकाली जाती थी। एक पेज पे सबके नाम लिखे, बॉक्स में डाले, फिर वहां से चूज किए ऐसे। ऑल दोज हु वांटेड टू बी चूजन गिव देयर नेम, जो भी चाहता था कि मैं बनूं, अपना नाम दे दो, एंड देन सम वर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी, उनमें से कुछ जो है लॉटरी के थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, जो सिटीजन्स थे वहाँ के जो लोग थे रहने वाले, वो आर्मी और नेवी में आप सर्व करेंगे, सर्विस प्रोवाइड कराएंगे अपनी। However, जबकि वुमेन वर नॉट कंसिडर सिटीजन,
वुमेन की हर जगह पहले यही कंडीशन थी, उनको सिटीजन नहीं समझा जाता था. ऑल्सो मैनी फॉरनर्स, बहुत सारे बाहर के जो लोग हैं, who lived and worked in Athens, जो वर्क करते थे, रहते थे एथेंस में एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन. बाहर के अगर आप किसी देश से हैं तो आपको भी सिटीजन नहीं समझा जाएगा. बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस, लगभग कुछ हज़ार स्लेव्स थे, दास थे एथेंस में. हु वर्कड इन माइंस, जो कि वहाँ की माइंस में, जो खुदाई जहाँ पर होती है वहाँ पर, खेतों में, घरों में, वर्कशॉप में काम किया करते थे. दे टू वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन, उनको भी सिटीजन्स नहीं समझा जाता था. स्लेव्स को, दास जो होते थे वहाँ के, उन्हें वुमेन को और फॉरनर्स को, इनको वहाँ पर सिटीजन नहीं समझा जाता था. बाकी अगर कोई आप वहाँ पर रहते हैं, इनके अलावा आप हैं, तो आप अपना नाम दे सकते हैं किंगशिप के लिए कैसे भी. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है. होपफुली कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी हिस्ट्री के बारे में. मगध एंड वाजी, दो हमने मेन जो हमारे महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ा भी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.